नमस्कार मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों। देखिए हमारा ये जो मॉक सेशन जो है, मॉक इंटरव्यू वाला सेशन है ना। तो इसमें आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको अपने इंटरव्यू का जो है एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। फाइन। एक दूसरी बात ये देखिए कि आपको मैं एक बात बता देता हूँ, दो तीन चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि जो कट ऑफ जो होती है, फाइनल जो कट ऑफ होती है इंटरव्यू के बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी वो अनप्रिडिक्टेड होती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर हमारे तो जो है मार्क्स जो है बहुत कम बन रहे हैं, तो हम तो वैसे ही रेस में से बाहर हो गए। तो आप कभी भी इस तरीके से नेगेटिव विचार अपने मन के अंदर ना लाएं। हो सकता है कई बार ऐसा भी हो जाता है, देखो ये हम सब लोग जो करते हैं वो एक प्रिडिक्शन होता है, और कुछ कुछ प्रिडिक्शन जो है वो साइंटिफिक तरीके से होते हैं, तो उसके आसपास हम पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रिडिक्शन जो है, मेरा या किसी भी टीचर का किया हुआ प्रिडिक्शन वो 100% सही हो, है ना। आपको यदि इस तरीके का चांस मिला है कि आपने रिटन क्वालिफाई किया, तो आप इंटरव्यू की अच्छी तरह से जी जान लगा के तैयारी करें। दूसरी बात यदि किसी स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि भाई मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो मेरे तो नंबर इतने भी कम आएंगे या बहुत कम आएंगे तो भी मैं इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अनएक्सपेक्टेड नीचे जा सकती है तो अनएक्सपेक्टेड ऊपर भी जा सकती है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, है ना। और हो सकता है आपके पास बहुत सारे लोगों के नंबर हो, तो आप अच्छी तरह से मेहनत करें। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को परमानेंट ना माने, क्योंकि आपके जितना अच्छा आप मेहनत करो, जब आपने 1 साल से मेहनत की है तो 1-2 महीने या 2-3 महीने और आप अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, जिससे आपका जो है इंटरव्यू भी अच्छा हो और आप अच्छी तरह से जो है उसको क्वालिफाई करें। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे आज हमने जो है हमारे जिस आरपीएससी वाला इंटरव्यू जो है उसके लिए जो है 12 साढ़े 12 बजे मैसेज डाला था, और वो हमारा पर्पस ये था कि हम 7 डेज़ तक बच्चों को एनरोल करेंगे, और 7 डेज़ में हमारा टारगेट ये था कि भाई 60-70 बच्चे हैं, इतने ही बच्चों का इंटरव्यू हो सकता है। क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेज में क्या होता है, जहाँ पर हमें क्लासेज लेनी होती है तो वहाँ तो क्या होता है, एक ही क्लास लेके उसको सारे के सारे, उसको यदि 1000 बच्चे हैं तो भी उस क्लास को उसी तरीके से पढ़ना है। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना होता है। जब आपको 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना है तो आपको हर स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल टाइम देना होता है, इसलिए उसकी लिमिट है कि भाई इतना हमारे पास टाइम है। तो हमने उसमें 60-70 स्टूडेंट्स जो है उनको एनरोल करने का हमारा प्लानिंग था, इसलिए हमने 12 बजे मैसेज किया था और हमने कहा था सीट जो है लिमिटेड है, और हमने ये कहा था कि भाई ये 7 डेज़ का टाइम आपको मिल रहा है। हमारा यही था कि 7 डेज़ में जो है बच्चे जो है उनके पास इन्फॉर्मेशन भी पहुंचेगी और 7 डेज़ के अंदर 60-70 बच्चे एनरोल हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों का ये विश्वास है, ठीक है ना, हमारे ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों ने क्या है, शाम को 6 बजे तक ही 100 से ज़्यादा बच्चे जो एनरोल हो गए, जो हमारी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है कि मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना एक बहुत ज़्यादा हरक्यूलियन टास्क है, क्योंकि वहाँ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होना है। और इंटरव्यू का प्रोसेस है, मॉक इंटरव्यू में हम जो है एक पैनल में 5 बच्चों को ले रहे हैं, फिर उसके बाद उससे पूरा का पूरा इंटरव्यू उसी तरीके का कंडक्ट करवा रहे हैं, फिर उसके बाद उसके फीडबैक्स दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसका इंप्रूवमेंट चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में होती हैं, इसलिए वो 100 स्टूडेंट्स के बाद हमने क्या है उसको कोर्स को बंद कर दिया। वो इसलिए बंद कर दिया कि यदि अननेसेसरी जैसे हम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो तो फिर उसके बाद वो उस तरीके का करना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूस बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आते गए। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि अभी जो है कुछ दिनों के लिए, फिर के बाद दिसंबर में विंटर वैकेशन भी आएगी, है ना। तो अभी हम 2-3 दिन में इस पर एक बार प्लान कर लेते हैं, हमारा जो पैनल है उनसे डिस्कस कर लेते हैं, हमारी टाइमिंग्स को सेट कर लेते हैं। आप टेंशन नहीं करें, कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। तो एक बात ध्यान रखना, टेंशन करने की बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको यहीं बता दूंगा यूट्यूब पर, है ना, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा, है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई किसी का मॉक टेस्ट में यदि आप यदि अपीयर नहीं हो पा रहे हो, उसमें आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, वहाँ पर भी आपको उस तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। तो आप इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं करें। फिर भी 2-3 दिन में हम एक बार डिस्कस करते हैं और फिर इसके बारे में जरूर से जरूर श्योरली जो है पॉजिटिवली हम इस बारे में सोचेंगे कि जो स्टूडेंट्स रह गए हैं तो उन स्टूडेंट्स को किस तरीके से रजिस्टर कर सके। आप 2-3 दिन प्लीज़ वेट कीजिए ना, 2-3 दिन आप फ़ोन मैसेज मत कीजिए, क्योंकि बेटर होगा कि हम इस बारे में सोचें कि भाई, और जो हमारे जो पैनल में जो लोग हैं उनसे डिस्कस कर लें कि भाई इस तरीके से मैनेज हो सकता है कि, और कितने इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, फिर विंटर वैकेशन में हम कितने इंटरव्यूज़ को जो है कंडक्ट करा सकते हैं, वो हम इस बारे में विचार करेंगे। दूसरी बात, तो आप टेंशन नहीं करें। दूसरी बात, जो इंटरव्यू में जो हमारा जो पैनल है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो इसमें इंटरव्यू में जैसे आप आरपीएससी में जो इंटरव्यू देते हो तो उसमें आपके पैनल में 3 लोग होते हैं, उसमें 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और एक आपके चेयरपर्सन होते हैं।
सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और एक्सपर्ट जो आपसे जनरल बातें पूछते हैं, और वो जनरल बातें में हमारे यहाँ क्या है, मेनली आप ये मान सकते हो जीके के बारे में पूछते हैं, है ना। और जीके के बारे में क्या क्या पूछते हैं, कैसी कैसी चीज़ें पूछते हैं, वो सारी हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको जो कॉमन क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। यदि जो मॉक इंटरव्यू में भी यदि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा वो, तो उसमें हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फाइन। जो हमारे पे जो पैनल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जो हमारा पैनल है, तो हमने इस तरीके से उसको पैनल को बनाया है कि एक दो तो एक्सपर्ट हैं और एक जो है आपसे जीके के क्वेश्चन पूछने के लिए। फाइन। तो देखिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उसमें एक तो मैं खुद हूं, ठीक है ना, डॉक्टर एस.के. शर्मा, ठीक है। और मैं 2020 जो है उसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम क्वालिफाई की है और जिसमें मेरी 6th रैंक है। इसके अलावा जो है मैं नेट हूँ, पीएचडी हूँ, एमफिल हूँ, सेट हूँ और 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। फाइन। तो दूसरे जो आपको पैनल में मिलेंगे वो मिलेंगे आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ मैं ना। दूसरा जो है वो है डॉक्टर मनदीप सिंह, ये जो है इंग्लिश में नेट जेआरएफ हैं, इंग्लिश में पीएचडी हैं, इंग्लिश में एमफिल हैं और 2015 जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी उसमें इनकी 4th रैंक है इंग्लिश में। फाइन। तो ये तो आपके जो पैनल है उसमें जो होंगे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे। एक हमने जो है जीके के लिए डॉक्टर मनीष शेखावत हैं, और ये जो है मनीष शेखावत जो हैं ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये 2020 आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है। और इनकी जो है पूरे राजस्थान में 7th रैंक है, ठीक है। ये इंग्लिश सब्जेक्ट से नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था इनका जीके पर अच्छा कमांड है, और इन्होंने जो है 2015 का इंटरव्यू भी दिया था, तो उस वक्त उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, 1-2 नंबर से रह गए थे। और अब ये 2020 जो है इसमें इनकी जो है राजस्थान में 7th रैंक आई है। फाइन। इंग्लिश के लिए ये आपसे जीके के क्वेश्चंस के लिए, जनरल चीज़ों के पूछने के लिए, और जो इंटरव्यू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चेक करने के लिए, वो आपको जब हम मॉक इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फाइन। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसका इंटरव्यू का, जो हमारा जो मॉक इंटरव्यू होगी उनकी प्रोसेस क्या होगी। तो प्रोसेस का देखिए आपको थोड़ी बातें कुछ बहुत अच्छी तरह समझने चाहिए, वो बार बार में बताई नहीं जा सकती, है ना, इसलिए मैं एक साथ बता देता हूं। इंटरव्यू में जो होगा वो आपके 3 तो जो है इंटरव्यू लेने वाले हैं, उसके बाद एक बार में हम जो है 5 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 लोगों का इंटरव्यू कैसे लेंगे कि जब एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जब एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो उस वक्त ये बाकी के जो 4 कैंडिडेट्स हैं दे विल रिमेन म्यूट, ठीक है ना, वो म्यूट रहेंगे। वो केवल सारा का सारा कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन उसको सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे। फाइन। उसके बाद जब ये सेकंड वाला होगा तो सबके और बाकी के लोग जो है म्यूट रहेंगे, वो सुनेंगे। इससे आपको 5 लोगों के इंटरव्यूज एक साथ देखने को मिलेंगे और आपको सीखने को मिलेगा। देखिए एक चीज़ आप समझिए, ये जो 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये जो 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल एक स्टेप का अंतर है, एक सीढ़ी का अंतर है कि इन लोगों ने जो है आपसे थोड़ी पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली। आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं और उसके बाद आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाओगे, तो आप जो है केवल एक स्टेप पीछे हैं। तो यहाँ पर जो तैयारी करने हुए जो 5 कैंडिडेट हैं वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं। उनकी कोई ना कोई बात आपको स्ट्राइक करेगी, इसकी एक बात स्ट्राइक करेगी, एक बात इसकी कर दी, एक बात इसकी कर दी, एक बात इसकी कर दी, ठीक है। उसके बाद हम फीडबैक देंगे, हमें लगेगा कि भाई ये चीज़ें जो है इंप्रूव की जा सकती हैं, इनको इस तरीके से किया जा सकता है, इन पर ये चीज़ें और पूछी जा सकती है, इस पर आप वर्क कीजिए, तो वो हम भी आपको पॉइंट देंगे, ठीक है। इसका मतलब हम भी जो है आपका एनालिसिस करेंगे। हम एनालिसिस करने के बाद एक दूसरा आपको प्रोसेस ध्यान रखना है, आप जो बाकी के 5 लोग हैं उस वक्त जब एक का इंटरव्यू चल रहा है तो आपके पास एक पेन पेपर होना चाहिए।
पेन पेपर इसलिए होना चाहिए कि जो चीज़ आपको लगे कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर इसने बहुत अच्छा दिया है, मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं था, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। कहीं आपको ऐसा लगे कि यार इस क्वेश्चन का आंसर इसने सही नहीं दिया और इसको यदि मेरे से पूछा जाता या फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा अच्छा था, इसका आंसर ये दिया जा सकता है। दोनों चीज़ें आप भी नोट करते चलें साथ के साथ सारे के सारे कैंडिडेट्स की। जब आपसे इनके बारे में पूछा जाए एक एक इंडिविजुअल के बारे में, तो आप जो ये बताएं कि इनकी ये चीज़ें बहुत अच्छी थी और ये चीज़ें मैं ज़्यादा बेटर इसको समझ सकता हूँ, तो आप भी जो है अपना फीडबैक दें। आप भी जो आपको लगता है कि कुछ बातें बताई जा सकती हैं आप बताएं। अब देखिए एक चीज़ बात सुनिए, आप एक बात ध्यान रखना कि आप जैसे मान लो कि एक कैंडिडेट ये सोच ले कि इन चारों के जब नंबर कम आएंगे तभी मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, तो ऐसी भावना ना रखें। हमेशा जो कंपटीशन जो पॉजिटिव हेल्दी जो कंपटीशन है वो आपको हमेशा बेनिफिट देता है। आप ये सोचिए कि हम जो 5 लोग हैं वो एक टीम है और हमारा जो है पूरे के पूरे राजस्थान के बच्चों से कंपटीशन है। फाइन। आप यदि आपस में यदि नेगेटिव कंपटीशन करने लगे, आपने सोचा कि भाई मैं क्यों बताऊं ये चीज़ बढ़िया है गलत है, ठीक है हम तो बताएंगे, हमारी तो ड्यूटी है, ठीक है ना, हम तो सारे स्टूडेंट्स को बताएंगे। लेकिन आपके भी दिमाग में कोई आइडिया आता है, आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है, आप भी उनको कुछ बताते हैं, तो आपको भी यदि एक चीज़ बताई तो आपको 10 चीज़ आती है, तो आपके पास भी 11 चीज़ हो गई, तो आपको फायदा होगा। फाइन। क्योंकि देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहां बैठे और यहां बैठे लोगों में एक स्टेप का ही अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वो बात अलग है, किसी का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बता दे। यदि मैंने 8 महीने तक असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स कराया है तो मैं पहले भी पढ़ा था और आप लोगों को पढ़ाते वक्त भी आपके साथ भी पढ़ा था, तो हो सकता है कई चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा जल्दी बता सकता हूँ या ज़्यादा जल्दी उन चीज़ों को सर्च कर सकता हूँ या रिसोर्सेज मेरे पास ज़्यादा है, यही डिफरेंस हो सकता है। बाकी की आप में और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, आप तो एक चीज़ समझिए। लेकिन हम ये जो 8 लोग एक पैनल में हैं, ये 8 लोग मिलकर जरूर इतना कंप्लीट हो सकते हैं कि राजस्थान के किसी भी कैंडिडेट से आगे निकल सकते हैं, 8 लोग मिलके, है ना। लेकिन 8 लोगों में देखो हम तो आपके लिए एज अ मेंटोर हैं, तो हमारा तो 100% यही रहेगा कि हमें जो भी चीज़ें नज़र आ जाएंगी उन चीज़ों को हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ के साथ आप भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करें कि ये जो 5 लोग हैं ना, ये आप ही की टीम के हैं और एक दूसरे को फीडबैक जरूर दें, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, है ना। तो एक तो इस तरीके से आपका हेल्दी एटमोसफेयर रखना है और आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इंटरव्यू में जब आप जाएं तो आपको सारी चीज़ें उसी डेकोरम से रखनी है। जब मॉक इंटरव्यू हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस भी उसी तरीके का होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही होनी चाहिए जो आप वहाँ पर दें। ऐसा नहीं कि कई बार के इंटरव्यू में आप ये पूछें सर कट ऑफ क्या हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने चाहिए, ये चीज़ें वहाँ पर किसी भी तरीके से डिस्कस ना करें। आप वहाँ पर वही चीज़ें डिस्कस करें। आप ये सोचें कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आरपीएससी में, और उसी तरीके का आप फीलिंग लेके उसी तरीके की तैयारी लेके जाएं। और आपके वो टाइमिंग्स क्या क्या है, वो टाइमिंग वगैरह के बारे में हम आपको अलग से इन्फॉर्म कर देंगे, सारा किस किस का कौन कौन सा टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे आपको पूरा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। इसके लिए जो है आपको जो बच्चे रजिस्टर्ड हो गए उनको मैं बता देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है ना। पहली बात तो ये है, आप लोगों की 2 चीजें जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। एक आपके मार्क्स और दूसरा आपका रोल नंबर। ये चीजें आपकी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, ये डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी पैनल के सामने भी। पैनल का सामने मतलब इन द सेंस आपके साथ जो 5 बच्चे बैठे हुए हैं उनको आपस में आपके मार्क्स और रोल नंबर के अलावा और आपके बारे में सारी जानकारी होगी। सारी जानकारी होगी इन द सेंस, एक आप यदि पीएचडी कर रहे हैं तो आपका पीएचडी का टॉपिक आपको हमें बताना है। एक एमफिल का जो टॉपिक यदि एमफिल कर रहे हो या कर चुके हो वो बताना है। एक आपका एमए में क्या स्पेशलाइजेशन था, मान लो किसी का इंडियन लिटरेचर था, किसी का अमेरिकन का, किसी का पोस्ट कॉलोनियल था, किसी का विमेन राइटिंग था, ठीक है, जिसका जो भी स्पेशलाइजेशन था एमए में, ठीक है ना, तो वो एमए का स्पेशलाइजेशन बताना है। एक आपको ये बताना है, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक सेकंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको अपनी कैटेगरी बतानी है कि आप भाई किससे हो, जनरल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, एमबीसी से हो, ओबीसी से हो, जो भी आपकी जो है कैटेगरी बतानी है। तो हम आपको एक तरीके का एक जैसे आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई आपका इस दिन इंटरव्यू है, तो उस इंटरव्यू से पहले हम आपको मैसेज भेज देंगे, एक फॉर्म मतलब आपको बता देंगे ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी जानी है। आपकी ये 2 इन्फॉर्मेशन जो है मार्क्स और रोल नंबर की बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। बाकी क्या पीएचडी का टॉपिक है, एमफिल का टॉपिक है, एमए का स्पेशलाइजेशन है, तो वो तो आपका जो है इंटरव्यू के आप किस जगह से रहने वाले हो, है ना, उसमें आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि किस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हो, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकें,
है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बतानी, तो इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन और जो पैनल में उनको भी पता रहेगी, क्योंकि वो भी सुनेंगे कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा तो आपने कैसा आंसर दिया। आपका पीएचडी का टॉपिक था, तो जरूरी नहीं है कि मैंने किसी ने पोस्ट कॉलोनियल पे पीएचडी कर रखी हो, किसी ने जो है पोस्ट मॉडर्न पे कर रखी हो, तो फिर वो पोस्ट कॉलोनियल से जिस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस तरीके से हो सकता है कि पोस्ट मॉडर्न पर भी पूछ लें, तो वो एक दूसरे के लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, है ना। तो ये चीज़ें, एक तो ये बातें। नेक्स्ट जो बातें और जो स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछी थी, फिर हाँ मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आप जो है ये अभी हम 2-3 दिन में इसके बारे में एक बार कंसीडर करते हैं। इंटरव्यू का पैनल मैंने आपको बता दिया और 2-3 दिन में इसके बाद कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो भी बातें होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपको बता दिया जाएगा। आप 2-3 दिन वेट कर लें, है ना। एक बार ये जो बच्चे हैं उनको एक बार हम सारा सेटअप कर लें, कैसे कैसे क्या क्या करना है, एक बार प्लानिंग कर लें। उसके बाद ये फ़ायदा है कि हमारे पास जो है विंटर वैकेशन का टाइम है, तो इसलिए हम थोड़ा उसमें कुछ कंसीडर कर सकते हैं ना। तो आप, और इसके अलावा भी आपको कहीं से भी इंटरव्यू का चांस मिले किसी यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको बताया था वहाँ आपको यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर से जो है आपको फिजिकली वहाँ इंटरव्यू दे सकें, ठीक है ना, ऑफलाइन मोड पे, तो वो भी आप दे सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। फाइन, अब आगे देखिए। नेक्स्ट जो बातें हैं, मैं आपको पहले तो इस क्लास में एक मेरा पर्पज़ यही था, ये इन्फॉर्मेशन तो क्योंकि मुझे देनी थी, स्टूडेंट्स बार बार में फ़ोन कर रहे थे। इस क्लास का मेन जो पर्पस है वो ये है कि मैं आपको पहले मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया था उसका एक्सपीरियंस, ठीक है। देखो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जो है हम वहाँ पे गए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक हो जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के आप रूम में जाते हैं। तो इंटरव्यू के रूम में जाते ही आपको सबसे पहले एक टाइम का ध्यान रखना है कि टाइम क्या है ना। मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग करना, नून है गुड नून करना, या गुड आफ्टरनून करना, जो भी जिस तरीके से भी टाइम हो उसके हिसाब से आपको करना है ना। वो बातें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा। उसके बाद आपके सामने जो भी पैनल में जो भी 3 लोग होते हैं, तो इसलिए आपको सबको इंडिविजुअली जो है विश करना है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा लोग तो है नहीं, केवल 3 लोग हैं, तो 3 लोगों को आपको इंडिविजुअली विश करना है। उसके बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो अपनी चेयर के पास खड़े हो जाए, आपको वो अपने आप ही बैठने के लिए बोल देंगे, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं वहाँ गया, मैंने विश किया सबको। विश करने के बाद उन्होंने तुरंत ही मेरे से बैठने के लिए बोल दिया। हमारे जो पैनल है उसमें जो 2 तो एक्सपर्ट थे और एक जो चेयरपर्सन थी वो एक मैडम थी, आर्या, है ना, संगीता आर्या मैडम। फाइन, वो बीच में बैठी हुई थी। आपके 2 चेयर होंगे, कई बच्चों ने तो इंटरव्यू दे रखा है तो उनको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। फिर एक बहुत बड़ी सी टेबल होती है और टेबल के इस तरफ जो है आपकी एक चेयर लगी होती है, आप वहाँ पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले आपसे जो शुरुआत करते हैं, वो जो चेयरपर्सन जो होती है या चेयरपर्सन जो होते हैं वो आपसे शुरुआत करते हैं और वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल क्वेश्चन का मतलब कि भाई आप क्या करते हो, जैसे आप जॉब में हो तो वो पूछते हैं जॉब में किस जॉब में हो, क्या जॉब में हो, है ना। वो आपसे आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछते हैं कि अच्छा आपने 12th यहाँ से की थी, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके पास पहले पहुँच चुके होते हैं ना, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आप उनके पास पहुँच चुकी होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अच्छा आपने अपनी जो है ग्रेजुएशन यहाँ से की थी, मास्टर्स यहाँ से की थी, इस तरीके की बातें। अब वो चेयरपर्सन जो है आपसे दोनों ही तरीके, जैसे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपसे चेयरपर्सन पर मैटर करता है कि वो आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछे या इंग्लिश में पूछे। तो आपको एक इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यदि चेयरपर्सन इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो आपको इंग्लिश में जवाब देना ही है, लेकिन यदि वो हिंदी में पूछे तो हिंदी में जवाब देना है। जिस लैंग्वेज में चेयरपर्सन आपसे क्वेश्चन पूछे उसी लैंग्वेज में आंसर देना है। एक्सपर्ट्स जो है आपसे इंग्लिश में ही पूछेंगे और आपको एक्सपर्ट्स को जो आंसर देना है वो इंग्लिश में ही देना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा भी ना करें कि भाई चेयरपर्सन जो है वो तो क्या है हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इंग्लिश में दें। मान लो वो इंग्लिश नहीं जानता हो, या फिर इंग्लिश नहीं जानने का मतलब है मतलब वो इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल ना हो, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में बोलने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हो, वो हिंदी में पूछ रहा हो और आप इंग्लिश में जवाब दें, तो फिर ये क्या होता है, एक तरीके से एक मैनर्स की बात नहीं है। क्योंकि मैनर्स ये कहता है कि जिस लैंग्वेज में सामने वाला बात कर रहा है उस लैंग्वेज में आप उससे बात करें, है ना। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। वो किस तरीके से बैठने का, पर्सनैलिटी डेवलप का, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। अभी मैं आपको केवल वो बता रहा हूँ। उसके बाद जब मैं बैठ गया तो उन्होंने मेरे से ये बातें पूछी। इतना पूछने के बाद फिर उन्होंने, जब मैंने कहा कि मैं अभी स्कूल लेक्चरर हूँ, जैसे मैं जॉब में था पहले तो मैं स्कूल लेक्चरर था, तो मैंने कहा था कि मैं मैंने कहा था अभी स्कूल लेक्चर थे और 2015 में मैं स्कूल लेक्चर में मैंने उनको बातें बताई। जब मैंने उनको अपने बारे में बात करी तो वो शायद 2-3 मिनट में का कॉन्वर्सेशन होगा, और 2-3 मिनट के कॉन्वर्सेशन के बाद उन्होंने जस्ट जो है अपने जो है उनके राइट हैंड साइड पर एक एक्सपर्ट बैठी हुई थी, एक मैम बैठी हुई थी, और उन मैम की तरफ इशारा कर दिया। जब उन मैम की तरफ इशारा कर दिया तो फिर अब मैं आपको क्वेश्चंस की लिस्ट बताता जाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे, ठीक है। तो जब मैंने कहा कि भाई मैं स्कूल लेक्चरर हूँ, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था
ठीक है ना। और ये होता है, आप जिस तरीके से जो बातें करते हो उसी तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके द्वारा बोली गई चीज़ों में से ही होते हैं। फाइन। तो उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ये किया कि एज यू हैव मेंशन यू आर ए लेक्चरर इन इंग्लिश एट अ स्कूल, तो व्हाट डू यू टीच देयर। उन्होंने कहा कि भाई एज यू हैव मेंशन दैट यू आर ए स्कूल लेक्चरर, ओके, सो व्हाट यू टीच देयर, आप व्हाट डू यू टीच देयर, आप वहाँ क्या पढ़ाते हैं। फाइन। अब एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी रखनी है। फाइन। कहीं कहीं आप थोड़ा बहुत चालाकी कर सकते हो, आपको ऐसा लगे कि भाई जो चीज़ पे मेरा कमांड नहीं है या जो चीज़ें उसमें है भी और मेरा कमांड भी है, तो वहाँ थोड़ा बहुत कर सकते हो। बाकी की मेनली तो आपको ऑनेस्टी ही रखनी है ना, क्योंकि यदि आपकी ऑनेस्टी है तो आप उस पर बहुत अच्छी तरह से आंसर दे सकते हो, है ना। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आप क्या पढ़ाते हो, तो मैंने ये कहा कि भाई उनसे कहा कि मैं आई टीच ग्रामर एंड द बुक्स प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। मैंने कहा कि एक तो मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश ग्रामर एंड द बुक्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। जो सिलेबस में बुक्स हैं और जो भी टेक्स्ट बुक है और जो ग्रामर है वो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये कहा तो आप देखना कि वो क्वेश्चन जो है आपके बोले हुई चीज़ों में से ही क्वेश्चन निकालते हैं। तो उन्होंने जैसे ही मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा हाउ डू यू टीच ग्रामर, ठीक है। उनका सेकंड क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन शायद यहाँ मेंशन नहीं हो रहा है ना, सेकंड की जगह थर्ड आ गया सीधा, है ना। तो उन्होंने कहा कि हाउ डू यू टीच ग्रामर, आप ग्रामर को कैसे पढ़ाते हो। तो उनका ये क्वेश्चन का मेरा आंसर ये था कि आई टीच ग्रामर बाय यूजिंग इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। मैंने कहा मैं ग्रामर को जो है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाता हूँ। तो देखो फिर उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे ही मैंने कहा कि इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाता, तो उन्होंने मेरे जो आंसर है उसी में से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। जब इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैंने कहा तो फिर मैंने कहा कि इंडक्टिव मेथड टीचिंग मैंने उनका आंसर दिया कि द रूल्स आर गिवन फर्स्ट, है ना, आई एम सॉरी, एग्जाम्पल्स आर गिवन फर्स्ट एंड द रूल्स आर फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। मैंने उनको कहा कि भाई एग्जाम्पल्स आर गिवन फर्स्ट, सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल्स देते हो और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप जो है रूल्स जो है फॉर्मुलेट करते हो, रूल्स बताते हो। दिस इज द वे ऑफ टीचिंग, इंडक्टिव वे ऑफ टीचिंग। ये मैंने कहा कि इंडक्टिव वे ऑफ टीचिंग होता है। जब मैंने ये कहा तो उन्होंने तुरंत ही मेरे से कहा कि टीच आर्टिकल बाय यूजिंग इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। इसका मतलब उन्होंने मुझे चांस दे दिया कि मैं बोर्ड पर जाऊं और पढ़ाऊं। देखो आपने अभी तक देखा कि सारी चीजें उन्होंने कुछ भी माइंड में डिसाइड नहीं कर रखा था, उन्होंने वही पूछा जो मैं आंसर दे रहा था, उसी में से वो वर्ड यूज किए। इसका मतलब आप जो भी बोलें उसके आसपास का एरिया आपकी नॉलेज में होना चाहिए, है ना। नहीं तो आपको और नहीं आता है तो आप सॉरी बोले, है ना। वो बारी बातें बताऊंगा कि आपको नहीं आता है तो क्या करना है, किस तरीके से वो बातें, लेकिन अभी मैं आपको स्ट्रिक्टली जो है मेरे इंटरव्यू की बात बता रहा हूं। जब उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा, ठीक है, टीच आर्टिकल बाय यूजिंग इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उनका। अब मैं खड़ा हुआ, अब जब आप वहां से खड़े होते हो तो फिर वहां पर एक बोर्ड लगा रहता है और वहां पर आपको एक मार्कर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जाके आपको पढ़ाना है। अब देखो इंडक्टिव, उनसे उन्होंने कहा कि इंडक्टिव वे ऑफ टीचिंग से आपको ग्रामर पढ़ानी है और उन्होंने मुझे आर्टिकल दिया। तो इसका मतलब क्या है, मुझे पहले एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है ना। तो मुझे क्या देते हैं, एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने कहा देयर वॉज किंग, फिर मैंने कहा आई एट एप्पल, और थर्ड एग्जाम्पल मैंने दिया देयर वॉज ए किंग वॉज वेरी ब्रेव। ओके, अब आपने एक चीज देखी होगी, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते वक्त ऐसा नहीं है कि मैं साइलेंट हो गया, मैं पढ़ाते वक्त भी बोल रहा हूं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। जो टीचिंग लाइन में उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो इस चीज़ को जानते हैं, उनके सामने बोर्ड पर लिखने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो इस लाइन में नहीं है वो प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, है ना। और बिना प्रैक्टिस के या कम प्रैक्टिस पर जाओगे आप इंटरव्यू में तो निश्चित रूप से आप जो है कहीं ना कहीं जो है आप गलती कर दोगे, और एक गलती आपको बार बार में परेशान करेगी। तो मैंने कहा देयर वॉज किंग, मैंने एग्जाम्पल दिए। फिर मैंने कहा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने कहा उस तरीके से कि हियर किंग एंड किंग इज अ नाउन एंड किंग इज सिंगुलर, किंग इज सिंगुलर, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एस और ई एस आफ्टर किंग। किंग के बाद कोई भी एस या ई एस नहीं है। आपको वहां पे इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना है ना। जब आप पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश में बोलना है कि ही इज किंग एंड किंग
is singular because we don't have s or es. Okay, and the king is countable. King is countable because we can say one king and two kings. Okay, we can put a and one, ठीक है, before noun, or we can add s or es, or we can put 2, 3, 4 before noun. It means it is countable. Fine. Third one is it is unidentified. It is identified. Unidentified means it hasn't been discussed earlier. इसके बारे में आपने पहले डिस्कस नहीं किया. It hasn't been discussed earlier. इसके अब देखो, आपने देखा जब मैं पढ़ा रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा जो है मैं थोड़ा मूव भी कर रहा हूँ और उसके साथ जेस्चर पोस्चर मेरे हाथ भी चल रहे हैं ना, तो वही करना है. दूसरी बात, आप पढ़ाते वक्त आपका आई कांटेक्ट जो है, आपके सामने जो पैनल में जो लोग हैं उनसे आई कांटेक्ट होना चाहिए. फाइन. और आपके जो हाथ पैर का मूवमेंट होना चाहिए. और आप पढ़ाते वक्त जैसे भी आपको लगे तो तुरंत इस बोर्ड से थोड़ा साइड में हो जाएं, जिससे कि उनको लगे कि भाई हाँ, जैसे आप स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो वही बात होगी. फाइन. तो मैंने कहा सिंगुलर, काउंटेबल एंड अनआइडेंटिफाइड. फाइन. तो इफ आवर नाउन इज सिंगुलर, काउंटेबल एंड अनआइडेंटिफाइड, then we would have to use indefinite article, and we have two indefinite article, a or n. Fine. Now see, first of all I gave some examples. मैंने कुछ examples दिए. Then I told you that this king is singular, countable and unidentified. उसके बाद रूल फॉर्मुलेट किया, यदि आपका नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है और अनआइडेंटिफाइड है, देन यू विल हैव टू यूज इनडेफिनिट आर्टिकल, एंड वी हैव टू इनडेफिनिट आर्टिकल दैट आर ए एन. एंड ए और एन हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं. तो आपने क्या किया, पहले तो क्या किया, एग्जाम्पल्स दिए और एग्जाम्पल्स से रूल्स फॉर्मुलेट किए. ठीक है. तो मैंने मतलब इतना ही पढ़ाया था, शायद इतना ही पढ़ाया होगा. हाँ, यहाँ तक ये एग्जाम्पल्स देने के बाद मैंने यही बताया था. उसके बाद उन्होंने कहा ओके. फिर उन्होंने कहा कि आप क्या करें, देखिए, डोंट यूज द बोर्ड एंड गिव योर लेक्चर जस्ट विदाउट राइटिंग एनीथिंग ऑन द बोर्ड. उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, बोर्ड यूज ना करें और अपने लेक्चर को स्पॉन्टेनियसली दें. स्पॉन्टेनियस बोलें उस लेक्चर जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं. तो उसके बाद तो फिर मैंने उसके बाद बोलता गया, क्योंकि उसके बाद यहाँ तक तो मैं हो ही गया था. फिर मैंने यहाँ पर थर्ड वाले एग्जाम्पल पर आया. मैंने कहा देन वी विल हैव टू यूज हियर देयर इज आइडेंटिफाइड, हियर द किंग इज आइडेंटिफाइड बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर. द किंग हैज बीन मेंशन्ड हियर. So if I am using the king again, it means my king or my noun is identified because I have discussed it earlier. Here the noun gets identified simply because it has been discussed earlier. Okay. Then there are four ways of identify the noun. Then first is anaphoric use, cataphoric use, homophoric use, generic use. ओके. तो इस तरीके से मैं जो है उसके ऊपर बोलता रहा. तो फिर मैंने थोड़ी देर एनाफेरिक, कैटाफेरिक और जेनेरिक को, होमोफेरिक को जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा ओके सिट डाउन. आपको क्या करना है, जैसे ही वो आपसे सिट डाउन कहें तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना जो बोर्ड लिखा हुआ है उसको साफ करें, है ना. कई बार क्या होता है, हमें ध्यान नहीं रहता, आपने कहा लिख दिया, फिर आज जाके आप बैठ गए, तो ये बैड मैनर्स होते हैं, है ना. तो आप क्या करें, जैसे उन्होंने कहा ओके सिट डाउन, तो आप डस्टर लें आपके पास जो है और उससे उसको साफ करते हैं. आप साफ कर रहे हैं, उसके बाद मान लो आपने साफ करना स्टार्ट किया, उन्होंने कहा नो इट्स ओके, यू जस्ट सिट डाउन, तो आप बैठ सकते हैं ना. हो सकता है कि वो आपसे कह ही दें कि आप बैठ जाओ, ठीक है, तो आप बैठ जाएं. और हो सकता है वो नहीं कहें, वो देखना चाह रहे हो कि आपके अंदर ये मैनर्स है कि नहीं, कि आपने जो बोर्ड पर लिखा है उसके बाद उसको साफ करके बैठते हैं या नहीं. फिर उसके बाद जाके मैं बैठ गया. फिर उसके बाद उन्होंने जो एक्सपर्ट जो है, वो जो चेयरपर्सन जो है, उन्होंने क्या किया कि दूसरे एक्सपर्ट को जो है, मैं आपको बताता हूँ. मैंने कहा ये सेकंड क्वेश्चन था, ये गलती से इधर आ गया ना, कि हाउ डू यू टीच ग्रामर. इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ. उसके बाद उन्होंने कहा ओके यू जस्ट गिव अ लेक्चर ऑन दिस टॉपिक विदाउट राइटिंग एनीथिंग ऑन द बोर्ड. मैंने आपको बता दी. फिर उन्होंने मेरे से कहा कि बिना बोर्ड पर कुछ भी लिखे हुए आप तो केवल उसको लेक्चर दे. तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स तैयार करते हैं कि भाई ग्रामर पे भी टॉपिक तैयार कर लें. और ग्रामर पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको वो खुद टॉपिक दे दे या फिर आपके टॉपिक कोई पढ़ाने के लिए दे देना. इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बाद में बात करेंगे. लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कोई भी टॉपिक तैयार करना है तो ये एक नेचुरली बात है कि वो आपको 1 या 2 या 3 मिनट का टाइम देंगे, ज़्यादा 5 मिनट का टाइम देंगे. तो हम क्या करते हैं कि वो 4-5 मिनट का टॉपिक तैयार कर लेते हैं, उसके बाद का भी तैयार करते हैं, लेकिन उसके आसपास ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखते हैं, है ना. उसके आसपास ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखते. तो देखो आजकल ये ट्रेंड है, और ये मुझसे ही नहीं, कई सारे स्टूडेंट से मैंने डिस्कस किया. उनसे टॉपिक पढ़ाने के बाद उन्होंने यदि 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का टाइम दिया, फिर उसने ये कहा कि आप तो बस उस टॉपिक के बारे में बोलिए.
तो वही देखते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो, खड़े होते वक्त आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कि आपके हाथ पैरों का मूवमेंट, जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट ये प्रॉपर है क्या, है ना। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए भी वो देखते हैं। उन्होंने कहा देखा बोर्ड तो 1 मिनट में देख लिया। उसके बाद जब आप लेक्चर दे रहे हो तो आपको एक ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके हाथ पैर और आई कॉन्टैक्ट सही तरीके से होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, आप यदि मूव कर सकते हो तो थोड़ा बहुत कर लो, और नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो आप उस वक्त बोलते वक्त जब आप अपनी बातें खुद बता रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके का ट्रेंड है। तो हम क्या करते हैं कि शुरू की जो है हम तैयारी करते वक्त हमें ये पक्का पता रहता है कि हमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, 10 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे। उसके बाद वाली चीज़ों को जैसे मैंने कहा कि भाई एनाफेरिक यूज़, कैटाफेरिक यूज़, जेनेरिक यूज़, होमोफेरिक यूज़, और फिर मैं उसको बताऊं और उसके एग्जांपल्स मेरे से पूछ लें। वो हालांकि उन्होंने मेरे से पढ़ाते वक्त कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जिनसे पढ़ाते वक्त भी क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, राइट। मैं लिटरेचर का भी तैयार करके आया था, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये बताऊँगा ना। इसके बाद ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिर उन्होंने मेरे पीएचडी के टॉपिक पे आए थे, ठीक है ना, कि आपका उन्होंने क्या किया, चेयरपर्सन ने जो उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्सपर्ट बैठी हुई थी, तो उनसे कहा कि, तो मुझे लगा कि शायद वो जिन्होंने मेरे से ग्रामर से रिलेटेड बातें पूछी हैं या मेरे को पढ़ने के लिए कहा है, तो वो शायद जो है लैंग्वेज की होंगी और ये लिटरेचर की होंगी, वो कुछ भी हो, ये तो हमारा पॉइंट नहीं है। खैर, तो उन्होंने मेरे से पहले ही क्वेश्चन पूछा पीएचडी के बारे में कि व्हाट इज योर टॉपिक इन पीएचडी, पीएचडी में टॉपिक क्या है। तो देखो जो पीएचडी कर रखे हैं और एमफिल कर रहे हुए बच्चे हैं, है ना, तो मैं तो खुद मैंने ये कहा था कि पीएचडी और एमफिल के टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार करके, यदि उस पर से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि पीएचडी और एमफिल के टॉपिक पे आपने पीएचडी के टॉपिक पे 3 साल 4 साल मेहनत की है, तो आप उसको बहुत अच्छा बोल सकते हो, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यदि उसमें से यदि आप कोई छोटी मोटी गलती कर देते हो, मतलब तो वो परेशानी वाली होती है कि भाई जिस पर आपने पीएचडी की वहीं आप गलती कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा जो है एक बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है ना। तो मैं आपको अपना बताता हूँ, देखो 1 मिनट, देखिए ये मेरे जो 2 रजिस्टर हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो तो ये वाला जो रजिस्टर है, आप देखो ये मेरा वही है जो कि मैंने इंटरव्यू के टाइम पे तैयार किया था। तो पीएचडी के लिए मैंने स्पेशल पे लिख रखा है, जो पीएचडी की जो इंटरव्यू के लिए, पीएचडी तो देखो मेरी 2014 में कंप्लीट हो चुकी थी, 2014 में तो अवॉर्डेड हो गई थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि 2014 के बाद तो उसका कोई काम नहीं पड़ा होगा, है ना। तो जब तो मेरा वो अवॉर्डेड हो चुकी थी, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया था, मुझे पता था कि पीएचडी की मेरी जो थीसिस पढ़ने के अलावा भी फिर मैंने एक रजिस्टर अलग से बनाया, जो मुझे लगा कि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा रजिस्टर केवल और केवल पीएचडी से रिलेटेड है, कि भाई पीएचडी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें वो मेरे से पूछ सकते हैं एक्सपर्ट। इसके लिए जब मैंने अपना पीएचडी का उन्होंने टॉपिक पूछा, तो मैंने पीएचडी का टॉपिक बताया कि वीएस नॉयपॉल, ठीक है ना, एज अ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ हिज लेटर वर्क्स, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ इंडिया इन हिज लेटर वर्क्स। तो ये मेरा टॉपिक था, मैंने उनको टॉपिक का नाम बताया। जैसे ही मैंने उनको टॉपिक के नाम के बारे में बताया, तो उनका पहला ही क्वेश्चन ये था, हाउ कैन यू से दैट वीएस नॉयपॉल इज अ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक, ठीक है। तो अब देखो वीएस नॉयपॉल की डेथ हो गई थी 2014 में, आई एम सॉरी 2018 में, ठीक है, और मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई थी 2014 में। तो आप सोच सकते हो कि 2014 के बाद जो वीएस नॉयपॉल के पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे, उन इंटरव्यू में कुछ कहा होगा या कुछ और बातें हुई होंगी, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा जो है जुड़ा हुआ नहीं होऊंगा, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद हमें उस टॉपिक से रिलेटेड हम कोई पेपर वगैरह पब्लिश करा रहे तो वो है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार पीएचडी होने के बाद हम बहुत ज़्यादा उस पर जो पीएचडी के ड्यूरेशन में हम जो काम करते हैं, उसके बाद वो पीएचडी वाली जो थीसिस है वो रखी रहती है, उस पर हम कोई ज़्यादा काम नहीं करते या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने क्या किया, 2014 से के बाद 18 तक उसने के जो पर्सनल इंटरव्यूज़ थे, जिसमें उसने पोस्ट कॉलोनियल अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो बातें कही, जो आइडेंटिटी से रिलेटेड उस बातें कही, या फिर वीएस नॉयपॉल की डेथ के आसपास किसी राइटर ने उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड बातें कही, जो कि तो उन चीज़ों को मैंने कोट कर रखा था पहले से, है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई वीएस नॉयपॉल के बाद इसकी मैक्लियोड की बुक आती है, बिगनिंग जो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना। इसके अलावा बिगनिंग पोस्ट मॉडर्निज्म भी आती है, जैसे टिम वुड की बुक, है ना। यदि आपका पीएचडी का टॉपिक है तो, है ना, यदि नहीं है तो आपको उधर इतना ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एक बार उसके जो इंटरव्यूज़ हैं उनका रेफरेंस देते हुए, और फिर वो जो मैक्लियोड की बुक में जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म को डिफाइन किया गया था वो, और फिर उसके वर्क्स को उसको रिलेट करके मैंने उसके बारे में बता दिया। तो उस वक्त मुझे उस पर बोलने का बहुत मौका मिल गया, क्योंकि मेरा खुद का टॉपिक, ठीक है, मुझे सारी चीज़ें तैयार, मैं मेंटली रूप से प्रिपेयर था कि इस पर क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और आप भी सारे के सारे इस चीज़ के लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर रहें कि आपकी यदि पीएचडी और एमफिल है तो उनको अच्छी तरह से तैयार करके जाएं,
ठीक है ना। पीएचडी एमफिल करने वालों को एक एज होता है, एक बेनिफिट होता है कि उनको एक एरिया तो पता ही होता है कि इस पर तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, है ना। तो आपको पता ही होगा कि किसी चीज़ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आप उसकी तैयारी करके जाना बहुत आसान होता है ना। आप उसकी आराम से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आपने उस पर पहले भी मेहनत की है। तो ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने इसका आंसर, यदि आप मान लो आपका टॉपिक पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछे थे वो डिस्कस नहीं करते, वो हम जैसे आपके जैसे मान लो किसी का पीएचडी का टॉपिक पोस्ट कॉलोनियलिज्म होगा तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे उस बारे में, यदि है ना, वो जब टॉपिक्स आपके पता लगेगी जब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तो मैं आपको जनरल मेरे इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ। फाइन, फिर देखिए, फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर टॉपिक इन एमफिल। एमफिल का टॉपिक पूछा क्योंकि एमफिल भी की है मैंने। तो मैंने बताया मेरा एमफिल का जो टॉपिक था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन, ठीक है ना, इन द नॉवेल्स ऑफ किंग्सले एमिस लकी जिम एंड जॉन ब्रेन्स रूम एट द टॉप एंड इन द प्ले ऑफ जॉन ऑसबर्न्स लुक बैक इन एंगर। ये मैंने 2 नॉवल और एक ड्रामा डील किया था और एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट था, ये मेरा एक मतलब टॉपिक था। तो उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन ये था कि हाउ वुड यू रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन विद अमिताभ बच्चन, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंग्री यंग मैन हैज बीन हैंडल्ड इन द अमिताभ बच्चन ऑफ 1970s। मतलब क्वेश्चन यही था, मतलब मैं वर्ड्स हो सकता है चेंज हो, लेकिन मतलब वो ये पूछना चाह रहे थे कि भाई एंग्री यंग मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप उस कॉन्सेप्ट को जो 1950s का एंग्री यंग मैन का जो कॉन्सेप्ट है इंग्लैंड का, उसको हाउ वुड यू रिलेट इट विथ 1970s अमिताभ बच्चन, 1970 के अमिताभ बच्चन से कैसे रिलेट करोगे, ठीक है। तो आपको पता है कि एंग्री यंग मैन मूवमेंट जो है 1950s मूवमेंट था और आफ्टर पोस्ट वॉर पीरियड था। उसमें ये जो नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट दे वर एक्सप्रेसिंग देयर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट अगेंस्ट द कंटेम्परेरी सोसाइटी एंड पॉलिटिकल करप्शन। पॉलिटिकल करप्शन इसके बारे में बता रहे थे एंड दिस इज व्हाट अमिताभ बच्चन वाज डूइंग और अमिताभ बच्चन डिड इन हिज मूवीज इन 1970s। ही वाज आल्सो रिफ्लेक्टिंग हिज एंगर, डिसअपॉइंटमेंट अगेंस्ट पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल करप्शन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इस तरीके से मैंने आंसर दिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो मेरे आंसर से कितने सेटिस्फाइड हुए थे, बाकी कि मेरा आंसर यही था। मैंने इसी तरीके से रिलेट किया था कि भाई एंग्री यंग मैन जो जनरेशन के जो राइटर्स हैं उन्होंने अपना एंगर एक्सप्रेस किया, ठीक है ना, अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की उस वक्त समय की सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस के अगेंस्ट। तो अमिताभ बच्चन की जो मूवीज़ हैं जो 1970s की, उसमें भी वो एक कॉमन मैन की आवाज़ बनता है और वो जो है एक कॉमन मैन का जो फ्रस्ट्रेशन है जो करप्शन के अगेंस्ट है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट है, उस एंगर को, उस डिप्रेशन को, उस फ्रस्ट्रेशन को जो है रिफ्लेक्ट करती थी उसकी मूवीज़ उस टाइम पे। तो ये मेरा आंसर था। फाइन, देन आफ्टर दैट अब देखो, इतना होने के बाद एक और भी अच्छी चीज़ हुई थी मेरे साथ इंटरव्यू में कि जो चेयरपर्सन थी वो खुद इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्टेड थी, उन्होंने भी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ा हुआ था। तो फिर वो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई हैव यू रेड मैकबेथ। तो मैकबेथ तो लिटरेचर का हर स्टूडेंट पढ़ता है। फिर उन्होंने पूछा नहीं, मतलब वो एक तरीके से डिस्कस करने लगे, ऐसा पूछा नहीं मेरे से कुछ, हाँ ये जरूर पूछा था कि हाँ वो ट्रैजिक फ्लो होता है। तो मैंने कहा यस ट्रैजिक फ्लो इज़ देयर, और मैंने कहा कि द वॉल्टिंग पैशन इज़ द ट्रैजिक फ्लो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। उन्होंने कहा हाँ हाँ। फिर वो खुद ही बोल रही थी, तो मैं तो केवल जो बातों में हाँ कर रहा था। हाँ, मतलब वो मैकबेथ के बारे में उनको स्टोरी और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता था। फिर उन्होंने नेक्स्ट कहा कि वो देयर इज़ अ स्लीपिंग, उन्होंने किसके बारे में बात की, स्लीप वॉकिंग सीन, लेडी मैकबेथ के स्लीप वॉकिंग सीन की बात की। उन्होंने मेरे से कुछ पूछा नहीं, वो खुद ही बोलती गई उसमें वो स्लीप वॉकिंग सीन है ये इस तरीके से। और उनका जो कॉन्वर्सेशन था वो हिंदी में था, मतलब वो ऐसे कह रही थी कि स्लीप वॉकिंग सीन होता है लेडी मैकबेथ का, वो उसमें इंसैनिटी क्रिएट हो जाती है ये, तो वो इस तरीके से हिंदी में बोल रही थी और मैं उसको सुन रहा था केवल। उन्होंने मतलब मेरे से क्वेश्चन तो के रूप में तो केवल ये पूछा था कि उसमें ट्रैजिक फ्लो है, तो मैंने कहा था यस देयर इज अ ट्रैजिक फ्लो एंड इट इज़ वॉल्टिंग पैशन और ओवर एम्बिशन ऑफ मैकबेथ, है ना। फिर उसके बाद वही उसके बारे में बोलती रही। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद फिर चेयरपर्सन ने जीके के क्वेश्चन पूछे, है ना। तो जीके के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे थे, वो आए नहीं थे मेरे को और मुझे ध्यान भी नहीं अभी क्या थे वो क्वेश्चन, ठीक है। उस वक्त भी मैं इंटरव्यू से बाहर आने के बाद भी भूल गया था कि क्या पूछ रहे थे वो, मेरे को ना तो कुछ समझ में आ पाए, मतलब मुझ पर आए नहीं थे उस वक्त। अब तो मेरे को याद नहीं, उस वक्त ही मेरे को ज़्यादा याद नहीं रहे थे क्या था, है ना। तो वो जीके के जो क्वेश्चन मुझे याद थे और जो मैंने जिनके आंसर दे दिए मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश में अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया था, क्योंकि अभी तक जो इंटरव्यू था वो जिस तरीके से मेरा एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से चल रहा था, ठीक है ना। जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर जो मेरे एरिया में थी, अप्रोच में थी, वो चीज़ें पूछी जा रही थी, है ना। जैसे बोर्ड पर पढ़ाना हो तो वो मैं इतने 25 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है
किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। वो ग्रामर वगैरह की बात हुई तो उन्होंने खुद ने फिर उन्होंने मेरे से यही कहा कि भाई आप आर्टिकल पढ़ा दो, तो ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है, टेंस, ये सारी चीज़ें हम जो है वैसे भी जानते हैं और दूसरे मेंटली रूप से प्रिपेयर होकर भी जाते हैं, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है ना। अब जीके में चेयरपर्सन ने क्या क्वेश्चन पूछे जो मेरे पे आ गए थे, मैं तो उनकी बता रहा हूँ, जो नहीं आए थे मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मुझे ध्यान नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको करंट के जीके पे क्या ध्यान रखना है ना। और जीके के क्वेश्चन जो है वो चेयरपर्सन पूछता है ना, तो आपको उनके आंसर दे देते हो तो अच्छा ही इंप्रेशन पड़ता है ना, आप आंसर दे पाते हो। और वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते है ना जनरली। अब देखो प्रेजुडिस होना और वो उसका तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी की वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं और 90% केसेस में जनरल बातें पूछी जाती है आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कोई करंट में कोई घटना हुई है उसके बारे में, इस तरीके की चीज़ें पूछते हैं। तो आपको अभी से ही करंट जो अफेयर्स हैं, नहीं करंट अफेयर्स का मतलब ऐसे नहीं आपको बहुत माइन्यूटली जानना, जैसे आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हो तो करंट की छोटी छोटी पूछ हो ये वर्ड, ऐसा नहीं, जो मोटी मोटी बातें हैं है ना, राजस्थान में जो मोटे मोटे इंसिडेंट हुए और अपनी जगह पर कोई घटना घटित हुई है तो उसके बारे में तो ध्यान रखना ही है ना। ऐसे नहीं आप करंट की जीके में बिल्कुल ही अंदर घुस जाओ और परेशान होते रहो। बेटर है कि आप एक न्यूज़पेपर लेकर उसको डेली पढ़ लो है ना, और न्यूज़पेपर में कुछ अंडरलाइन कर लो, कुछ बातें लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हो है ना। करंट की कोई मैगजीन भी लाए तो उसमें मोटी मोटी बातें जो राजस्थान से रिलेटेड और स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड उन पर ध्यान रख ले है ना। उन्होंने मुझे उस वक्त क्या था कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, देखो मेरा जो इंटरव्यू था वो 25 अगस्त को था, ठीक है, 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त 2022 ये मेरा इंटरव्यू था। तो ये जब मेरा इंटरव्यू था तो इससे अगस्त में ही जो है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई थी। अब वो शायद 6 को 10 को या 16 को ऐसे कुछ हुए थे, मैं एग्जैक्टली नहीं। तो करंट की बात हो गई, इतनी बड़ी इंसिडेंट है, मतलब इतना बड़ा वो है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने मेरे से यही पूछा था 14th वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि कौन जो है इलेक्टेड हुआ और कौन जो है रनर अप रहा, ठीक है ना। तो इनके क्वेश्चंस के आंसर आप जान सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ हो और कौन जीता, ठीक है ना, वो सेकंड पे कौन, राउंड के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था, ये आंसर जो है हर कोई पढ़ के जाता ही है, ठीक है ना। जैसे अभी पूछ ले भाई ये 3 जगह इलेक्शन हुए हैं, तो अब यहाँ पे जब सीएम बना देंगे भाई महाराष्ट्र में किसको सीएम बनाया गया, कौन सीएम बना, राजस्थान में कितनी सीट्स पे बाई इलेक्शन हुए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछने की पॉसिबिलिटी है। और यदि इंटरव्यू अभी 1-2 महीने में जाता है बहुत ज़्यादा, उससे पहले कोई और घटना घटित हो जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट में विनर पूछा था तो मैंने इसका आंसर दे दिया था जगदीप धनकर, और उसी वक्त एक क्वेश्चन और पूछा था तो उसके सरनेम और मेरे से मिक्स हो गए थे, अब मुझे ध्यान नहीं है वो क्वेश्चन कौन सा था, मैंने बहुत रिकॉल करने की कोशिश की लेकिन वो इंग्लिश का नहीं था तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया है ना। तो एक इसी बीच में एक क्वेश्चन और था जिसका सरनेम और उसमें मेरे से कुछ गलती हो गई थी, मेरे से सरनेम और वो मतलब नाम तो हल्का हल्का सा याद था, लेकिन मैंने ऐसे किया था कि नाम किसी का और ले दिया था और सरनेम कुछ और यूज़ कर दिया था, तो वो आंसर सही नहीं था, फिर उन्होंने करेक्ट करवाया मेरे से है ना। फिर देखो इसके बाद वो रनर अप पूछा था तो मैंने उसका भी मार्गरेट अल्वा बता दिया। उसी वक्त उससे पहले ही जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पूछे थे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन शायद जून या जुलाई में हुए थे, तो वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है, वो क्वेश्चन हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से अपनी डिस्ट्रिक्ट की फेमस जगह की बताई तो मैंने बता दिया कि भाई मदन मोहन जी टेम्पल है, महावीर जी टेम्पल है, कैला देवी टेम्पल है ना, ये जो फेमस प्लेसेस के बारे में मेरे से पूछा था तो वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हाँ फिर एक चीज़ आपको समझना है कि क्या होता है कि देखो कई स्टूडेंट ने से तो मेरे से ये कई लोगों ने तो मेरे से ये कहा कि भाई हम जिस बोर्ड में थे शुरुआती दिनों में तो हमारे जो रूम था जिसमें हमारा इंटरव्यू हुआ था उसमें बोर्ड नहीं था, तो उन्होंने हमें पेन पेपर दिए थे और पेन पेपर्स पे ही कुछ लिखवाया था मेरा। और 99% तो वो तो 1% एक्सेप्शन है, मुझे पता नहीं ऐसा क्या हो, तो वो कह रहा था शुरुआती हुए थे, इंटरव्यू का पहला ही दिन था तो उस वक्त पता नहीं क्या था, उस वाले रूम में नहीं था, क्या समस्या थी। लेकिन आपको हर जो इंटरव्यू है उसमें आपको बोर्ड मिलता है ना, लेकिन आप वहाँ पर चेयर जो लगी रहती है तो वहाँ पर वो पेपर्स भी रखे रहते हैं और पेन भी रखा रहता है ना। तो वो सिचुएशन सेम मेरे वाले में थी, तो उन्होंने वो पेन पेपर आगे किया और उन्होंने मेरे से कहा कि भाई इस वर्ड को ट्रांसक्राइब करने के लिए कहा। वन ऑफ द एक्सपर्ट्स गेव मी अ पेन एंड पेपर एंड टोल्ड मी टू ट्रांसक्राइब द वर्ड पुलिस वर्ड को ट्रांसक्राइब करने के लिए कहा। तो वो मेरे से एक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और जो पढ़ाता हूँ तो पहली बात तो मैं इसका प्रोनाउंसिएशन खुद भी ठीक करता हूँ, सही करता हूँ जो है, और दूसरी बात मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें इस वर्ड को बताता है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, तो मैंने इसका ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, फाइन। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, देखो ये भी बहुत ट्रेंड चल रहा है आपसे ईडियम्स पूछने का और इसके अलावा आपसे जो है ट्रांसलेशन कराने का, है ना। ये भी क्वेश्चन मेरे से नहीं कई सारे जो है कैंडिडेट्स से पूछे गए हैं, है ना, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ वह अपनी माँ पर गया है, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। उन्होंने कहा लिखो, शायद लिखने के लिए कहा है ना, हाँ शायद लिखने के लिए कहा था, लिखा था मैंने। अब वो क्या हुआ, अब लिखने का क्या पता वो क्या नोट करना चाह रहे हो कि भाई ये जो है कैंडिडेट लिखता कैसे है, बोर्ड पे लिखता है तो यहाँ कैसे लिखता है, वो पता नहीं। उन्होंने मुझसे कहा इसका जो है ट्रांसलेशन लिख के बताओ, है ना। तो फिर मैंने इसका ट्रांसलेशन कर दिया। ही रिजेंबल्स हिज मदर, ठीक है ना। फिर उन्होंने जैसे ही मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि डोंट यूज द वर्ड रिजेंबल एंड यूज अ फ्रेजल वर्ब इंस्टेड ऑफ रिजेंबल। रिजेंबल की जगह आप फ्रेजल वर्ब यूज करें। अब देखो यहाँ पर रिजेंबल की जगह जो है टेक आफ्टर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, और जो बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब होती है जो कि मैंने कई बार पढ़ाई भी है, ठीक है ना। और उसके बाद हम जनरल भी यूज करते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या हुआ इंटरव्यू के उसमें मेरे से एकदम से टेक आफ्टर की जगह पहली बार तो लुक आफ्टर निकला। लुक आफ्टर निकलते मुझे पता लगा यार ये तो लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है। फिर एकदम से जब गलत निकलने के बाद जैसे मैंने कहा लुक आफ्टर मेरे मुंह से निकल गया, तो उन्होंने कहा लुक आफ्टर इस तरीके से, तो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो गया, फिर मेरे को वो दिमाग में नहीं आया, ठीक है। तो मैंने उनसे सॉरी बोल दिया, मैंने कहा आई नो दिस वर्ड बट राइट नाउ इट इज़ नॉट कमिंग टू माई माइंड, इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आया, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, है ना। मैंने कहा आई नो दिस, आई हैव द नॉलेज ऑफ दिस वर्ड बट राइट नाउ, ठीक है ना, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो उन्होंने कहा ओके, उन्होंने ये कहा। ये कहने के बाद जब उन्होंने कहा ठीक है, तो उस तरीके से ठीक है करने के बाद उन्होंने कहा वो मतलब कुछ बोलने या की सिचुएशन में थी, तो एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया। तो मैंने कहा मैडम राइट नाउ बट नाउ आई रिकॉल इट, इट इज़ टेक आफ्टर। तो मैंने टेक आफ्टर करने का ओके, है ना। तो मतलब पहले तो मुझे ध्यान नहीं आया था, लेकिन मेरे को ध्यान आ गया। तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछती उससे पहले मुझे ध्यान आ गया था, तो उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आया, मेरे दिमाग में नहीं आया, तो मैंने क्लियर बोल दिया कि आई नो दिस वर्ड बट राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल इट। तो आपको भी यदि कोई चीज़ आती है लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रही, तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपकी ईमानदारी है कि आपको आती है लेकिन याद नहीं आ रही, तो हो सकता है वो आपको थोड़ा सा हिंट दे दे तो आपको याद आ जाए, फिर आप उसका आंसर दे दो तो उनको लग जाए कि हाँ। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं आती हो और फिर आप बोल दें। ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी जो है मेंटेन करने की कोशिश करें, मैक्सिमम ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे तो आपको फायदा होगा। फिर मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि देयर इज अ फ्रेजल वर्ब फॉर रिजेंबल, ठीक है ना, कैन यू टेल। तो उन्होंने कहा आप किसकी जगह फ्रेजल वर्ब होती है आप बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और था, इसमें शायद है नहीं। फिर उन्होंने पूछा था विच बुक और विच पोइम हैव यू रेड रिसेंटली। अभी रिसेंटली आपने कोई बुक पढ़ी हो, कोई पोइम पढ़ी हो, अभी रिसेंटली अभी 1-2 दिन में कोई पोइम या बुक या कोई नॉवल पढ़ा हो तो आप बताइए, है ना। तो एक्चुअली ऑनेस्टली तो ये है कि मैंने ऐसा कोई नॉवल या ड्रामा तो ऐसा कोई रिसेंटली पढ़ा नहीं था, है ना, कि कहीं कोई नया नॉवल पढ़ लिया हो, कोई नया ड्रामा पढ़ लिया हो, है ना। लेकिन उसी पीरियड में मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उनको पढ़ा ही रहा था, तो मेरे को ध्यान नहीं था कि उनको, तो मैं पोइम पढ़ा रहा था, तो मैंने उनको 2 पोइम के नाम दिए। मैंने तो उनको कहा कि वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, और मैंने अभी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो है उसको पढ़ा है ना। तो उन्होंने मेरे से उसकी कोटेशन पूछ ली कि भाई आप ऐसा कहिए द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस में से कोई लाइन बोल के बताइए। तो वो भी बहुत ईजी था। उन्होंने फिर एलिजी पे भी पूछा तो वो भी बहुत ईजी था, क्योंकि मैं जो है कंटिन्यूस बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो वो लाइन जो अपने आप ही आपको याद हो जाती है बिना याद करे हुए। तो मैंने वर्ल्ड इज टू मच विथ अस की जो है वो वर्ल्ड इज टू मच विथ वो थी, मेरे से कहते हैं कि शुरू से लेकर फर्स्ट टू लास्ट लाइन बोल के बताया। मैं 14 लाइन्स भी बोल सकता था, लेकिन वो उन्होंने कहा था कोई लाइन बोल के बताए, तो मैंने शुरू का फर्स्ट स्टंजा बोल दिया। इसी तरीके से एक स्टंजा मैंने एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का बोल दिया, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू। ये मेरे इंटरव्यू के बारे में था, ये मैंने अपने इंटरव्यू के बारे में बताया और बिल्कुल भी उससे आगे नहीं हटाऊँ, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऐड कर सकता हूँ कि भाई और मैं इंटरव्यूज़ में ये इससे रिलेटेड, लेकिन वो क्या है फिर बहुत बड़ा हो जाता है। और आपको अभी मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा था कि एक इंटरव्यू, इसके अलावा जो और इंटरव्यूज़ जो है मैंने और भी लोगों से डिस्कस किया है इंटरव्यू के बारे में, मैं आपको एक बार कॉमन क्वेश्चन के बारे में और बता दूंगा, है ना। फिर आपसे एक बात कर रहा हूँ, आप बार बार मैं फ़ोन करके परेशान ना हो, मैसेज करके परेशान ना हो, ठीक है ना। जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा मैं आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। और जो बच्चे जो है रजिस्टर नहीं कर पाए, आप 2-3 दिन का मुझे इंतज़ार कीजिए, मैं सारी चीज़ों को एक बार थोड़ा सा मैनेज कर लूँ, है ना। फिर उसके बाद पॉजिटिवली आपके लिए जो भी बेटर होगा। और बाकी की ये जो मैं इंटरव्यूज़ के बारे में आपको जो एक क्लास और दूंगा, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसको भी आप यदि थोड़ा सा फॉलो करेंगे और आपको जिस तरीके का एक्सपीरियंस है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके से क्या क्या फीडबैक, तो उसके लिए वो मॉक इंटरव्यू रखा है। तो मैं कोशिश करूंगा 1-2-3 दिन आप रुक जाएं, 2-3 दिन फ़ोन मैसेज ना करें, ठीक। अननेसेसरी आप फ़ोन करोगे तो आप भी परेशान होगे, है ना। दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपसे बात करने की बात थी, तो मैंने कुछ दिनों तक, क्योंकि मैं इस इंटरव्यू के लिए ही आपके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। शुरुआत में जब रिजल्ट आए थे तो मैंने बात की थी। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि यदि किसी स्टूडेंट से मेरी बात होती है और यदि वो बात कर रहा है, तो यदि उसको आधा घंटे भी हो जाए तो मैं उसका फ़ोन नहीं काटता।
है ना, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि जिस स्टूडेंट से बात हो जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो। आपने देखा होगा जिन भी स्टूडेंट ने फ़ोन किया है यदि वो बच्चे पूछते रहते हैं तो मैं भले वो 15 मिनट हो जाए, 20 मिनट हो जाए, आधा घंटे हो जाए, तो मैं उनको प्रॉपर टाइम देता हूँ। मैं सोचा जिससे बात कर रहा हूँ, जिससे मेरी बात हो रही है, कम से कम वो उसको कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। यदि मैं बीच में से, क्योंकि वो फ़ोन करता है फिर मैं उसको बीच में से उसकी बात नहीं करूँ तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार आपकी पूरी बातें सुन लूँ और जो भी जिनके आंसर्स मेरे से आ सकें वो मैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करूं, है ना, उनको सेटिस्फाइड करने। क्योंकि आप किसी फेथ से यदि फेथ से विश्वास करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं कुछ बात कहूँगा तो उससे आपको अपने आप पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। ये होता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब आप किसी मेरे में ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे से फेथ कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको बात बताऊँगा। एक तो पहली बात मैं आपका मेंटर हूँ और फिर मैं आपका वेल विशर भी हूँ, आपके लिए अच्छा ही सोचूंगा। तो फिर मैं अपने विवेक से जो भी अच्छी बात कहता हूँ तो वो उस बात सही होती है और उस सही में आपको और मनोबल मिल जाएगा। करने का काम तो आपको ही करना होता है, लेकिन क्या आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ ये सही है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो, है ना। तो इसलिए वो थोड़ा सा मुझे क्या होता है वो इसलिए थोड़ा सा टाइम का है। तो एक बार 5-6 दिन 7 दिन तक आप लोगों को जो भी है, मैं शायद आपसे लोगों से बातें नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपकी कोई भी अर्जेंट काम हो तो आप फिर भी कर सकते हैं। और उसके बाद या 1-2 दिन में इन चीज़ों को मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, फिर जो है हम उसके बाद दोबारा मिलेंगे। अभी मैं आपको इस पर यूट्यूब पे एक और क्लास दूंगा, उसमें मैं आपको थोड़े और जो क्वेश्चंस वगैरह के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको अपनी टीम के बारे में बता दिया, आपका सबका एक मॉक इंटरव्यू का एक सेशन होगा, उसमें ये टीम मैंने बता दी। दूसरी बात, ये मैंने आपको जो टीम बताई है कि भाई ये लोग हैं, इनके अलावा और लोग भी हो सकते हैं, है ना। कुछ एक्सपर्ट्स जो है वो बुलाए जा सकते हैं, लेकिन आप उनको नहीं माने अभी। तो ये तो है ही, मान लो किसी से बात होती है और वो आपके पैनल में बैठते हैं, एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिट हो जाए, वो एक अलग बात है कि 3 की जगह 4 लोग हो जाएं, है ना। तो वो एक अलग, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है ना, वो क्योंकि हमारे पास जीके के तो हो गए, 2 आपके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। यदि किसी और भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाते हैं या आते हैं तो हो सकता है वो आप, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप नहीं माने कि नहीं है। यदि हो जाते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से हमारी किसी से बात होती है, यदि कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं कोई भी, यदि है ना कोई भी प्रोफेसर, तो हम जो है कोशिश कर सकते हैं। बाकी की ये 3, अभी आप ये माने कि ये जो 3 लोग हैं ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए हेल्प करेंगे। फाइन, थैंक यू।